नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सचिन तूती। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। और बात सीरिया की होगी, और सीरिया की बात इसलिए क्योंकि कल जिस तरीके से लगभग 54 साल के बाद असद सरकार का वहां पर अंत हुआ, एक तरह से तख्ता पलट हुआ, विद्रोहियों ने वहां पर विद्रोह किया और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो हमने आपसे कल भी बात की लगातार। और अब अपडेट क्या है, आखिरकार सीरिया में जो टूट हुई है, जो विद्रोह हुआ है, उसका असर किस तरह से दुनिया के अलग अलग हिस्सों पर पड़ रहा है, किसे फायदा है, किसे नुकसान, बात आज इसी पर। सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि असद कहां गायब हो गए थे, अब इसकी जानकारी मिल चुकी है। रूस ने इस बात का जिक्र कर दिया है कि वो मॉस्को में है अपने परिवार के साथ। अब इन सब से इतर अगर आप देखेंगे तो इस वक्त सबकी नजरें सीरिया पर टिकी हुई हैं। सीरिया के अलावा अमेरिका पर टिकी हुई हैं, इसके अलावा इजराइल पर टिकी हुई हैं। अब ऐसे में अगर रूस ने असद का साथ दिया है तो इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है, आखिर इन दोनों के संबंध कैसे हैं और इन दोनों के संबंध के साथ साथ जो और भी तमाम देश हैं, अब उन पर क्या असर होगा, आज हम इस पर भी बात करने वाले हैं। बिल्कुल। और देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर सीरिया का जिक्र हो रहा है तो यहाँ पर जिक्र इजराइल का भी होगा, क्योंकि इजराइल वो देश है जो, अगर आप समझिए, एक तरह से गृह युद्ध जो चल रहा था और जिस तरीके से विराम था, वहां पर एक जगह बनाई गई उस सीमा के आसपास जहां पर दोनों ही सेना जो है सीरिया की और साथ ही साथ इजराइल की रहती थी। लेकिन जब से ये कुछ कल हुआ है उसके बाद इजराइल काफी एक्टिव है। एक्टिव इसलिए क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है उसके बाद ऐसा लग रहा है कि सीरिया कई हिस्सों में बढ़ सकता है। ऐसे में इजराइल का इतिहास रहा है, पहले भी उसने सीरिया के कुछ हिस्सों को अपना बताया था जिस पर विद्रोह सीरिया की तरफ से किया गया था। तो क्या वैसी तस्वीरें एक बार फिर से सामने आएगी? क्या नेतन्याहू, जो कि एक लड़ाई अपने आप हमास से लड़ रहे हैं, हिजबुल्लाह से लड़ रहे हैं, क्या एक और लड़ाई यहां पर भी शुरू होगी? और क्या वो विद्रोही जिन्होंने कि सीरिया पर कब्जा किया है वो इस लड़ाई के लिए भी तैयार हैं? सवाल ये भी अहम है। सबसे बड़ी बात है कि अभी एक खबर ये सामने आई कि आईडीएफ ने आखिर कैसे प्लानिंग की और सीरिया के कुछ इलाकों पर उन्होंने भी अपना कब्जा जो है वो किया है। एक बफर जोन जो है, एक इलाका होता है जहां पर किसी की सेना मौके पर मौजूद नहीं होती, बाउंड्रीज के वो इलाके होते हैं, लेकिन वहां पर आईडीएफ की टीम पहले से ही मौके पर मौजूद थी। और जैसे ही ये खबर सामने आती है कि असद ने ये देश छोड़ दिया है, वो अपना विमान लेकर अपने परिवार के साथ फरार हो चुके हैं, उसके बाद उनके टैंकर यानी कि आईडीएफ की टीम जो है वो आगे बढ़ती है और उन इलाकों पर अपना कब्जा जो है वो जमा लेती है। तो एक तरफ विद्रोही है, दूसरी तरफ आईडीएफ है। अब सोचे कि इजराइल जो है वो कितना एक्टिव जो है इसमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब से इतर की कल भी हमने इस बात पर जी। चर्चा जो है वो की थी कि अब सीरिया का भविष्य क्या होने वाला है। चर्चाएं ये हो रही हैं कि अब सीरिया जो है वो कई गुटों में बंटने वाला है, कई इलाकों में डिवाइड हो जाएगा। कई लोग इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब एक वहां पर नई सरकार बनेगी, वहां के जो पीएम है उन्होंने पहले ही कह दिया है कि आप आराम से आइए, शांतिपूर्ण तरीके से हम आपको पूरा का पूरा जो हायरार्की है वो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जो चुना जाएगा वो उसका हम समर्थन जो है वो करेंगे। ये सब बातें लगातार कही जा रही हैं, लेकिन वहां की आवाम जो है ना वो जश्न मनाते हुए दिख रही है। बिल्कुल, कई तस्वीरें ऐसे सामने आई हैं जहां पर वहां के लोग जो है वो जश्न मना रहे हैं। मतलब साफ है कि जिस तरीके से, अच्छा देखिए, कल भी इस पर चर्चा हो रही थी, जो असद है, अगर पर्टिकुलरली आप उस व्यक्ति की बात करें तो वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी सत्ता को हासिल करने के लिए पूरे संविधान में बदलाव कर दिया था, मतलब लोकतंत्र को बिल्कुल बदल दिया था। ऐसे में ये शायद लाजमी है कि वहां के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। और अब जब असद वहां से भाग चुका है और अब जबकि रूस ने उन्हें मानवता के आधार पर, जो कि कहा गया है रूस की तरफ से, रूसी मीडिया की तरफ से, आप कह लीजिए, हाँ, वो राजनीतिक शरण जो है वो दिया गया है। तो अब जब असद की मौजूदगी वहां पर है तो आखिरकार सीरिया के लोगों का भविष्य क्या होगा? अच्छा देखिए, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये भी कि इजरायली लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हेल्वी ने कहा है कि सेना सीरियाई सेना पर नजर रख रही है सीमा पर, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि स्थानीय गुट हमारी और कोई कार्रवाई ना करे। मतलब इजराइल यहाँ पर यह कह रहा है कि हम अपने आप को सुरक्षित रह रहे हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि मोसाद, अगर आप समझिए, तो उसकी नजर निश्चित तौर पर सीरिया में हो रहे हर एक हरकत पर होगी। अब आप खुद सोचिए कि दुनिया भर के जो देश हैं वो लगातार अब सीरिया पर नजर टिकाए हुए हैं। सीरिया जो कि बेहद खूबसूरत एक देश था, वहां पर बर्बादी की शुरुआत जो है आईएसआईएस ने की। उसके बाद ये जो एचटीएस संगठन है ये उससे अलग होकर यहाँ पर इसकी स्थापना जो है वो की गई और इसका एकमात्र मकसद यही रहा कि आखिर असद के साम्राज्य को खत्म कैसे करना है, जिसमें वो कामयाब होगा। नवंबर में इस पूरे विरोध की शुरुआत जो है वो हुई थी और ये विरोध अब किस तरीके से आगे बढ़ा इसको आप खुद समझ सकते हैं। और इसमें सपोर्ट किन किन लोगों का रहा है? हिजबुल्लाह लगातार सपोर्ट कर रहा था। हालांकि जब कब्जा अब शुरू हुआ उसके बाद हिजबुल्लाह ने अपने तमाम जो उनके सैनिक हैं उन्हें पीछे जो है वो खींच लिया। लेकिन इन सबसे इतर और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब सीरिया में जो कुछ भी हो रहा है उस पर सबकी नजर तो टिकी हुई है, लेकिन अब इस पे आने वाले वक्त में अमेरिका का जो स्टैंड क्या होने वाला है, क्योंकि अमेरिका जो कि
सुपर पावर तो है ही, लेकिन अभी इस वक्त दुनिया के जो अलग-अलग मोर्चों पर युद्ध लगातार जारी है, कई जगहों पर जंग हो रही है। हमने कई जगहों पर चाहे देखा, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो यूक्रेन, चाहे वो रूस हो, अमेरिका की भूमिका बहुत संदिग्ध जो है वो मानी जा रही है। बिल्कुल। और कल आप डोनाल्ड ट्रंप के अगर उस ट्वीट का जिक्र करें सचिन, हुँ, तो उसमें उन्होंने क्लियर कह दिया कि ये सीरिया की लड़ाई है, हमें इससे हुँ, कोई मतलब नहीं है कुल मिलाकर। लेकिन हुँ, देखिए, अमेरिका ऐसा देश है नहीं जिससे मतलब नहीं हो सकता, उसकी हुँ, नजर लगातार होगी। लेकिन इन सब के बीच देखिए, क्योंकि हम जिक्र इस पर भी कर रहे हैं कि आखिरकार सीरिया कितने हिस्सों में बंट सकता है, कौन से देश की नजर है किस तरह से, तो इसराइल का जिक्र यहाँ पर इसलिए भी एक बार और करना जरूरी है क्योंकि वो साल 1967 था जब मध्य पूर्व युद्ध में सीरिया ने उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, जो कि जिसे कि आज गोल्डन हाइट्स कहा जाता है, और उसे अपने आप में मिला लिया था। ये एक ऐसा कदम था जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है वो एक तरह से मंजूरी नहीं मिली थी, लेकिन इजरायल ने ये माना कि वो क्षेत्र हमारा है, लेकिन बाद में उसे, जैसा कि सचिन बता रहे थे, उसे बफर जोन घोषित हुँ। किया गया। फिर संयुक्त राष्ट्र के सैनिक 1974 से इस क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं। तो अब लगातार जो सीरिया में टूट हुई है, कई जगहों पर देखिए शहर दर शहर जो विद्रोही हैं उन्होंने कब्जा किया है, और उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि राजधानी दमिश्क के बाद उनका अगला कदम क्या होगा। राजधानी दमिश्क की अगर बात करें हम सचिन, तो हुँ, जिस तरह से राष्ट्रपति भवन में घुसकर वहां पर जो तमाम मूर्तियों को तोड़ा गया, उनके जिस तरीके से हश्र असद के किया गया, पिता। असद के पिता की जो मूर्ति थी उसे तोड़ा गया था, क्योंकि शासन लगभग ये 54 साल का था, आप समझिए, असद का और असद के पूरे परिवार का, जो कि खत्म हुआ है कल। तो ऐसे में जो तस्वीरें सामने आई उससे ये तय है कि विद्रोही यहाँ पर रुकेंगे नहीं। हो सकता है आने वाले समय में राजधानी दमिश्क पर कब्जा करने के बाद और भी अन्य शहरों पर उनका कब्जा करना जारी रहेगी। दमिश्क पर जब कब्जा हुआ तो ये सबसे बड़ी बात मानी गई, क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि एक तो राजधानी थी। राजधानी थी और वहां पर अगर कब्जा हो गया है तो आप माने कि पूरा का पूरा जो पूरी कंट्री है वो विद्रोहियों के कब्जे में जो बिल्कुल, है सिस्टम वो पूरी चली गई, तरह से बिल्कुल। आपने ले लिया और था। इसीलिए अगर हम देखें तो असद वहां से भागने में सफल हो गए, क्योंकि उन्हें एक तानाशाह का टैग जो है वो दे दिया गया था। आपने बिल्कुल। खुद बताया कि किस तरीके से संविधान को बदल दिया गया, अपने अनुसार जो है उन्होंने कई सारे बदलाव जो है वो कर दिए थे। एक जेल का भी जिक्र बार-बार हो रहा है जिसमें विद्रोही जाते हैं और वहाँ पर जो भी कैदी थे उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाता है। बिल्कुल, ये आरोप लगे थे कि जो भी असद के दुश्मन थे, वो वहाँ पर उन्हें रखकर टॉर्चर किया करते थे। बिल्कुल। ऐसी कई सारी कहानियाँ जो हैं वो असद को लेकर है, और असद ने ये समझ लिया कि अब उनके साम्राज्य का खात्मा जो है वो होने वाला है। अब उनकी हुँ, सरकार जो है यहाँ पर नहीं रहने वाली, अब मेरी चलने वाली नहीं है, क्योंकि वहाँ की आवाम ही उनको सपोर्ट नहीं कर रही थी, वहाँ की आवाम ही उनके खिलाफ थी। और बिल्कुल। अगर आपके देश की आवाम ही आपके खिलाफ हो जाए तो ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पर तख्तापलट होना बिल्कुल लाज़मी है। हमने ऐसे कई कई एग्ज़ाम्पल कंट्रीज़ देखे। में जो है वो देखा है। बिल्कुल। अच्छा देखिए, एक बात का ज़िक्र ये भी ज़रूरी हो जाता है कि सीरिया में ये सब जो हुआ है, आप देखिए, गृह युद्ध तो काफ़ी सालों से चल हुँ, रहा है, लेकिन हुँ, 27 नवंबर की वो तारीख थी जब विद्रोहियों ने एक सिरे से विद्रोह शुरू किया, क्योंकि देखिए वहाँ पर युद्ध विराम था साल 2020 से ही, और लगातार सब कुछ शांति से ही चल रहा था, अंदर खाने जो भी हो रहा हो। लेकिन 27 नवंबर की वो तारीख थी और उसके बाद लगभग 11 दिन का ये पूरा हुँ। आप देखिए शहर दर शहर जो विद्रोहियों ने कब्ज़ा किया और अंततः राजधानी दमिश्क पर कब्ज़ा किया है। कई जश्न मनाने की तस्वीरें सामने आई है। बहरहाल इन सब के बीच जो रशिया ने असद को एक तरह से शरण दी है, उसका हुँ। आने वाले समय में क्या नतीजा होगा ये भी देखना बेहद महत्वपूर्ण है। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले वक़्त में सीरिया का हाल क्या होने वाला है? क्या सीरिया टुकड़ों में बँटेगा या फिर एक रहेगा? आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिए, बताइए। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। बहुत धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें